ऐसा ही था राम वृक्ष बैनीपुरी का पटना स्थित आवास का कमरा, जिसमें बैठकर वो लिखा करते थे। लिखते थे अच्छे कागज लेटर पैड पर, हाथ में होती थी शोफर्स की बढ़िया कलम। सुबह बैठ जाते तो कलम की स्याही सूख जाने पर ही उठते। तीन दुनिया की कोई सुध नहीं। पश्मीने का कुर्ता, पश्मीने की बंडी और पश्मीने की चादर धारण किए चमचमाते तेज रिक्शे पर राम वृक्ष बैनीपुरी निकल गए। यही है बैनीपुर और वो रहा राम वृक्ष बैनीपुर का घर। ये पुश्तैनी मकान नहीं है। ये घर तो अपनी कलम की कमाई से उन्होंने स्वयं बनवाया था। उनका जन्म तो एक साधारण, अति साधारण परिवार में फुलवंत सिंह के घर हुआ था। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। पढ़ने के लिए बहनोई के पास मुजफ्फरपुर आए। स्वतंत्रता आंदोलन का ही फल था कि देश के अन्य भागों की ही तरह बिहार में भी सभी प्रमुख शहरों से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बिहार का हर कोना गूंज उठा। 1920-21 में किसान के संपादन से लेकर 1950 में नई धारा के संपादन तक लंबे सफर में उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को गरिमापूर्ण ऊंचाई दी। गांधी मैदान के चारों ओर हरे भरे पेड़, सुबह की सैर के लिए बनी हुई पक्की पगडंडी। 1920-30 में गांधी मैदान ऐसा न था। उसका नाम था पटना लॉन और ये स्पाट वीरान था। गर्मियों में शहर के गरीब यहीं आकर ठंडी हवा के झोंके खाते हुए नींद का मजा लेते थे। ऐसे ही लोगों में एक होता था राम वृक्ष बैनीपुरी। सुबह उठकर गंगा किनारे जाना, शौच स्नान से निवृत्त होकर गीली धोती सुखाता हुआ प्रेस पहुंच जाता। तब तक बैनीपुरी को रेशमी या ऊनी कपड़ा नसीब नहीं हुआ था। खंडवा में करमवीर में काम करते समय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने बैनीपुरी को रेशमी कुर्ता बनवा दिया था। रेशम का ये पहला स्पर्श था। बैनीपुरी की कृतियों और जीवन क्रम को आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो अजीब स्थिति सामने आती है। बाल साहित्य, अमर कथाएं, मनु से गांधी तक, अमर कथाएं लाओस से लेनिन तक। हम इतनी संतान, पृथ्वी पर विजय, संसार की मनोरम कहानियां। 21 बाल साहित्य के बाद उचित होगा संस्करण और निबंधों का जिक्र। संजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी, सुनिए आदि आदि। गिनाना मुश्किल है, लेकिन शब्द, चित्र और नाटकों की चर्चा के बिना सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा। वैसे साहित्य गद्य की किस विधा में उनका योगदान नहीं रहा। ये नाम शहरों के हैं। हजारीबाग, पटना, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी। इन शहरों की जेलों में उन्हें सजा काटनी पड़ी। राजनीतिक जीवन की ऐसी व्यस्तता और उसमें इतना कुछ लिखना कैसे संभव हुआ?
देखें हजारीबाग सेंट्रल जेल की एक झांकी, जहां जेल में अगस्त 1945 तक 3 वर्ष वो नजरबंद रहे। ये है हजारीबाग सेंट्रल जेल और उसके आसपास का जंगल। इस जेल की भौगोलिक स्थिति अजीब है। आसपास घने जंगल हैं। खतरनाक कैदियों को अंग्रेजी हुकूमत यहीं कैद रखती थी, क्योंकि यहां से भागने का कोई रास्ता न था। जो एक सड़क जेल तक आती थी, उस पर कड़ा पहरा रहता था। जय प्रकाश जी अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकले। हाल जेल के भीतर बंद बैनीपुरी का। जंगलों के खूंखार जानवर, अंग्रेजी साम्राज्यवाद की इतनी बड़ी ताकत, इस ऐतिहासिक षड्यंत्र में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले बैनीपुरी ने रात कैसे काटी होगी। कटरा क्षेत्र से वो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन राजनीति में जो नए मोड़ आए वो उन्हें रास नहीं आए। सक्रिय राजनीति से अलग होते गए। मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वो 80% अच्छे हो गए। डॉक्टरों की राय थी कि इससे अधिक सुधार शायद ही हो सके। वो स्वयं आशावान थे। अपने से कहते, बेटा जी, बैनीपुरी चूका नहीं है, अभी 4 किताबें और लिखनी हैं। आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, मेरी मदद करनी पड़ेगी। दिन बीतते गए, सप्ताहें चली गईं, महीने बीत गए, परिवार का कोई भी नहीं आया। उनकी तबीयत गिरने लगी। डॉक्टरों ने झुंझला कर कहा, इन्हें घर ले जाइए, इनका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। नई दिल्ली से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से टूट चुका, उसका डॉक्टरी इलाज क्या हो। 7 सितंबर 1968 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। ये मौलसिरी का पेड़ लगाया था, इसी के पास उनका अग्नि संस्कार हुआ। वो यही चाहते थे। इस बहुआयामी व्यक्ति को किस तरह याद किया जाए? कलम का जादूगर, शैलीकार बैनीपुरी, नाटककार बैनीपुरी, प्रखर पत्रकार बैनीपुरी, समाज सेवी बैनीपुरी, कौन उत्तर देगा? शायद ये मौलसिरी का पेड़ कुछ कहे। नमस्कार। अभी आपने राम वृक्ष बैनीपुरी जी पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री देखी। ऐसे थे हमारे राम वृक्ष बैनीपुरी जी। वाकई उन्हें क्या कहा जाए? कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, आत्मकथा लेखक, व्याख्याता, आलोचक, रेखाचित्र निर्माता, कई सारी बातें उनके संबंध में हैं। उन्होंने हर विधा में रचना की थी और शब्दचित्र उनके अनोखे थे। वे कहते भी थे कि कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सबसे पहले उठाते हैं और उसे नींव में डाल देते हैं, और जिन ईंटों को हम सबसे बाद में उठाते हैं उसे गुंबद पर लगाते हैं, फिर बाद में गुंबद को सोने से भी मढ़वा देते हैं। और गुंबद की ईंटें कभी याद नहीं रखती कि नींव में भी कोई पड़ा हुआ है। तो ईंटें वही हैं, एक साथ ही उनका निर्माण हुआ, लेकिन उनकी जगह बदल गई। कुछ ईंटें नींव में चली गई और कुछ ईंटें गुंबद बन गए। आज हमारे साथ राम वृक्ष बैनीपुरी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हिंदी के जाने माने 3 कथाकार, उपन्यासकार हमारे बीच उपलब्ध हैं। हम उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे आज के पहले अतिथि हैं श्री अवधेश प्रीत। अवधेश प्रीत की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। चांद के पार चाबी, नृशंस जैसे कहानी संग्रह बहुचर्चित रहे हैं। अशोक राजपथ जैसा उपन्यास काफ़ी चर्चा में है इन दिनों। हम इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं। हमारे आज के दूसरे अतिथि हैं शिवदयाल जी। शिवदयाल जी का हाल में ही प्रकाशित उपन्यास एक और दुनिया होती काफ़ी चर्चित रहा है। उनके कहानी संग्रह मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, उनका एक और उपन्यास है
छीनते पल छीन। इसके बाद उन्होंने बिहार की विरासत पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है। हम उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और हमारे आज के तीसरे अतिथि हैं श्री प्रेम कुमार मणि। मणि जी के कई उपन्यास, कई कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं ढलान, घास के गहने, अंधेरे में अकेले। और इसके बाद इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लगातार चिंतन और मनन किया है। ये राजनेता भी रहे हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। तो हम इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मणि जी से शुरू करते हैं। मणि जी, जैसा हम जानते हैं कि बेनीपुरी जी एक राजनीतिज्ञ भी थे। वो लगातार क्रांति भी करते थे, क्रांतिकारियों को प्रेरित भी करते थे। और जब युवक का उन्होंने बलिदान अंक निकाला तो उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो आज जब आप राजनीति में हैं और जब आप साहित्य में भी हैं, वो भी साहित्यकार और राजनेता दोनों ही थे, तो कैसे देखते हैं जो 70 वर्षों का या 60 वर्षों का कहें अंतराल है, एक लंबा अंतराल हो गया है इन दिनों, तो क्या स्थितियों में कुछ परिवर्तन आया है? ठीक है, वो स्वाधीनता संग्राम के दिन थे और आज हम स्वाधीनता के पश्चात बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक क्रांति की भी बात करते थे, समाज सुधार की भी बात करते थे। तो क्या समाज सुधार की जरूरतें अब भी रह गई हैं? बेनीपुरी जी की रचनाएं कितनी प्रासंगिक हैं इन दिनों इस अर्थ में? बेनीपुरी जी दरअसल नवजागरण के लेखक थे जी। बिहारी समाज पिछड़ा हुआ समाज रहा है और जहाँ पिछड़ा हुआ समाज होगा वहाँ राजनीति भी पिछड़ी हुई होगी। इन चीज़ों पर उनकी नज़र थी। वह खुद एक पिछड़े हुए गांव से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, आर्थिक रूप से गरीब परिवार था उनका, लेकिन उनमें एक जोश था और इनकलाबी भावनाएं थीं। सब कुछ को बदल देने का एक संकल्प भी था उनमें। और इसलिए मुझे जैसा कि स्मरण होता है कि 1916 से, मतलब 17 साल की उम्र में, 1899 उनका जन्म वर्ष है, तो 17 साल की उम्र से वह लिखने लगे थे। उनकी नज़र लिखने और लिख करके लेखक बनने, लेखक के रूप में समादृत होने में, सम्मान प्राप्त करने में नहीं थी, समाज को बदलना उनका मुख्य ध्येय था। और इसलिए वह राजनीति की ओर भी उन्मुख हुए। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। वह ऐसे लेखक थे, ऐसे जागरूक व्यक्ति थे कि इन सबसे विमुख नहीं रह सकते थे। वह, आप समय देखिए कि वह जब उनका मन सयाना हो रहा था, वो जब दिमाग उनका बन रहा था, समझ उनकी बढ़ रही थी, तो वह समय था क्या? 1930 के लगभग में वह पत्रकारिता वगैरह उन्होंने शुरू कर दी थी, बालक वगैरह सब लिखना शुरू कर दिया था उसमें। 1931 में उन्होंने बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई और जो जयप्रकाश जी और दूसरे नेता जो रामन और लोहिया से पहले हम इनका नरेंद्र देव और सारे लोग, इन लोगों ने सीएसपी जब 1934 में बनाया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कांग्रेस के अंदर ही काम करने वाला एक सोशलिस्ट फ्रंट था, मंच था, तो उसकी प्रेरणा निश्चित रूप से वह उसके पहले चूंकि इन्होंने बनाया हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, तो आप समझ सकते हैं कि वह जयप्रकाश जी और लोहिया जी और नरेंद्र देव, ये लोग जाने माने और ज़्यादा प्रसिद्ध नाम थे, लेकिन वह संकल्प लेने में, सोच पैदा करने में इनका कोई सानी नहीं था। यह आज़ादी का आंदोलन तो चल रहा था। आज़ादी का आंदोलन किस ओर जाएगा? स्वराज आवेगा तो किन के लिए स्वराज आएगा? स्वराज आएगा तो उसमें गरीबों की हिस्सेदारी क्या होगी, किसानों की भूमिका क्या होगी, वह जमींदारों का राज होगा, स्वराज की वह किसानों का होगा। तो यह सब पर उनका एक दृष्टिकोण था, व्यवस्थित दृष्टिकोण था, वह उनकी एक सोच थी, इसलिए वह राजनीति में भी थे। और सोशलिस्ट राजनीति का एक तरह से बिहार में नहीं पूरे भारत में उन्होंने बीजारोपण किया है। आप यह देख लीजिए, जमींदारी प्रथा के खिलाफ बिहार में बेनीपुरी जी जैसे लेखकों के होने का एक अर्थ होता था। वह बेनीपुरी जी अगर न होते तो रेणु जी होते क्या? रेणु जी वही हैं जो बेनीपुरी जी थे, और दोनों का समय थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी है, थोड़ा अलग भी है।
उन्होंने थोड़ा पहले शुरू किया, वो 20 साल का दोनों में गैप है, 20-22 साल का गैप है, उम्र में भी गैप है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ जितना उन्होंने लिखा है, समाजवाद के लिए छोटी छोटी पुस्तिकाएं, समाज को बदलने का आंदोलन, आप समझ सकते हैं कि वह केवल जमींदारी प्रथा का विरोध करते हैं। जनेऊ तोड़ो आंदोलन वह बिहार में चलाते हैं, और वह जनेऊ तोड़ो आंदोलन का 1930 के दशक में क्या महत्व था कोई समझ नहीं सकता है। आप वह समय था कि अंबेडकर वगैरह लोग अभी दूसरे इशू पर अपना लड़ रहे थे, आरक्षण हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, और उस समय जाति व्यवस्था या जो हमारे जो वर्ण व्यवस्था है उसके मेरुदंड पर वह चोट कर रहे थे। बेनीपुरी जी, उनके कहानी अब देखिए कि वह डुगडुगी एक कहानी आती है। नहीं, हम यहीं पर आपको इससे जुड़ा हुआ एक सवाल इनसे पूछते हैं कि जो रेणु जी शिवदयाल जी जब बेनीपुरी जी लिख रहे थे तो उनकी जो कहानियां थी वो उस समय काफी प्रासंगिक थी। अभी आपने जब लिखा कि आपका उपन्यास का जो नायक अंत में कहता है कि मेरी कोई जरूरत रह गई क्या, तो यह जो तारतम्य बनता है कि आंदोलन तो सफल हो जाते हैं लेकिन उसके जो नेतृत्व करता होते हैं वो नेपथ्य में चले जाते हैं। जैसे बेनीपुरी जी का ही समय देखें तो बेनीपुरी जी या जितने लोग जो मैंने भी उदाहरण दिया था कि कुछ तो गुंबद पर चढ़ गए और कुछ ईंटें नींव में चली गई, तो जो नेतृत्व करता है क्या वो अपने आप को सफल मान पाता है? देखिए, एक जो समय आता है जिसमें एक तरह का उन्मेष आता है समाज में, उस समय जो आप देखिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है, और बेनीपुरी जी 1917 के चंपारण सत्याग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और मेरा मानना है, मैंने जो उनको अभी तक देखा है, राजनीति ही उनकी मूल प्रेरणा है, और लेखन और पत्रकारिता उसके आनुषंगिक कह सकते हैं कि पहलू हैं, जैसा कि मणि जी ने बताया। तो दरअसल बेनीपुरी जी का लेखन जो है वो उनके राजनीतिक लक्ष्यों की ओर प्रेरित है, और दरअसल वो उनके राजनीतिक उद्देश्य जो हैं वो कैसे सामने आए, वो कैसे वो जनता में उनका प्रचार प्रसार हो, तो ये नया मूल्य बोध कैसे पैदा हो, जो मानव मुक्ति का जो उनका स्वप्न है उसको साकार करने के लिए कैसे एक बड़ी गोलबंदी हो समाज में। तो इसके लिए उनका लेखन जो है दरअसल वो उस तरह का लेखन नहीं है जो आम साहित्यकार का लेखन होता है। तो बाद में जैसे हम देखते हैं कि सही बात है कि वो जो ऐसा लेखन होता है जिसमें साहित्य लेखन अपने आप में कोई मतलब अभीष्ट न हो और उसके पीछे कोई और प्रेरणा काम कर रही हो, तो ऐसा लेखन जिसका कोई साहित्यिक महत्वाकांक्षा के साथ नहीं लिखी जा रही है कोई चीज़, तो उसमें उसका हर्ष ये होता है कि वो पीढ़ियाँ तो बनती हैं उसके आगे, लेकिन अक्सर उसको विस्मृत कर दिया जाता है। फिर ये बात होने लगती है कि इस लेखन का साहित्यिक मूल्य क्या है। तो साहित्यिक मूल्य के पैमाने पर जब आप देखते हैं तो बहुत बार तरह की बातें आने लगती हैं। बेनीपुरी जी ने कहानियाँ लिखी, लेकिन उनमें कलात्मकता का वह उत्कर्ष नहीं है जो और उनके समकालीनों में है, या इवन आपको रेणु जी में है। लेकिन उनके लिए ये चीज़ें जिस पैमाने पे हम देख रहे हैं, बेनीपुरी जी के लिए इनका कोई मतलब नहीं था। वो लिख रहे थे क्योंकि उनको उनके सामने एक मानव मुक्ति का, भारत मुक्ति का एक स्वप्न था, और 3 प्रेरणाएं उनकी जो थी वो 3 व्यक्ति थे, बल्कि 4 कहना चाहिए, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। गांधी जी, और 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई तो लेनिन और कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण, ये 4 लोग जो थे इनके प्रेरणा के मूल में थे, जिनसे बहुत ज़्यादा शक्ति पाते थे आजीवन। याद दिलाई, वो जयप्रकाश नारायण के साथ साथ उन्होंने कार्ल मार्क्स की जीवनी भी लिखी थी। जी हाँ, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है, जयप्रकाश नारायण की विचारधारा एक किताब भी लिखी है। तो समाजवादी जो होते हैं वह मूलतः मार्क्सवादी होते हैं। जी जी जी, और यह इस बात को लोग भूल गए बिल्कुल। वह सच्चे समाजवादी थे। बिल्कुल। वह बेनीपुरी जी ने समाजवाद की जैसे कहा, तो उसका मूल मकसद ही वही है। अवधेश, जब हम चर्चा करते हैं ये बेनीपुरी जी के संदर्भ में, तो क्या जो कलम की प्रासंगिकता वो बताते हैं कि कलम को कितना सार्थक होना चाहिए।
हम क्या लिखें। कलम का मतलब जैसे वो चर्चा हो रही थी अभी सुबह में कि रोज़ सुबह वो नियमित रूप से बैठ जाते थे और जब तक कलम की स्याही समाप्त नहीं हो जाती थी तब तक वो उठते नहीं थे। दिनकर जी के बारे में ऐसा सुनता हूँ कि वो रोज़ सुबह नियम से बैठ जाते थे लिखने के लिए और जब तक एक कविता पूरी नहीं हो जाती थी वो नाश्ता करने के लिए नहीं जाते थे। ऐसा कई रचनाकारों के बारे में मैंने सुना है। क्या यह निरंतरता लेखन के लिए ज़रूरी है? ये बहुत ही मतलब एक मुझे लग रहा है ये थोड़ा बहुत निजी प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हर लेखक का अपना मिजाज होता है, उसके लेखन का अपना तौर तरीका होता है। अब एक मतलब ऐसे कई विश्व लेखक हुए हैं, विश्व साहित्य के कई ऐसे लेखक हुए हैं जो खास तरह के रंग के पन्ने पर लिखना पसंद करते थे। वो तो कुछ ऐसे लेखक हुए जो खड़े खड़े लिखना पसंद करते थे। तो ये हम नहीं मतलब उसको कर सकते हैं कि कोई भूखे लिखता था कि खाली पेट तक लगातार लिखा है। अब प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं कि वो तो कहते थे कि अगर मैं आज कुछ न लिख लूं तो जैसे मैंने मजदूरी नहीं की, रोटी खाने का हक रोटी खाने का हक नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनमें बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं किंवदंतियां भी हैं, धारणाएं भी हैं और धारणाएं भी हैं। उसको हम इसका बहुत वो नहीं कर सकते। हर लेखक अपनी तरह से, क्योंकि वह समय जो था, वह जो जिस समय में रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिख रहे हैं या वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, तो वह एक ऐसा समय था जहां समाज, जैसा कि अभी मणि जी ने कहा कि उनका जो समय था उस समय में समाज को बदलने की, समाज में देखिए वो दो तरह की धाराएं बहुत शुरू से, अच्छा बिहार का जैसा पिछड़ापन के साथ साथ का हुआ सामंती व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था बहुत जकड़ी हुई थी, बहुत बड़ी जमींदारी व्यवस्था थी। दूसरी चीज़ क्या हुआ, जैसे आप लेखन की बात कर रहे हैं और अभी मेरे मित्रों ने कुछ जो संकेत दिए उससे ऐसा लग रहा, दरअसल हिंदी नवजागरण का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि कविताओं पर तो बहुत बात हुई लेकिन हिंदी गद्य पर बात नहीं हुई, जबकि दुनिया में तमाम देशों में गद्य पर बात होती है नवजागरण के संदर्भ में। तो नवजागरण के ये तीन जो बड़े हमारे गद्यकार हैं, लेखक हैं, वो बिहार के, वो उसमें एक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, एक राजा राधिका रमण प्रसाद जी हैं और एक शिवपूजन सहाय जी। ये तीन नाम बड़े ही समादृत नाम है, लेकिन इनकी चर्चा नहीं हुई। तो जिन नींव की बात आप कह रहे थे, ये नींव में चले गए, ये सब नींव में चले गए, ये नींव में चले गए, जबकि इन्होंने नवजागरण की नींव रखी थी, हिंदी नवजागरण की ही नींव रखी थी और हिंदी समाज में जो जागरण आ रहा था उसके भी ये नेतृत्वकारी शक्तियों में थे, लोग थे। तो जो मणि जी जैसा कह रहे थे कि जो पिछड़ा समाज था, जो पिछड़ा जो प्रदेश जो पिछड़ा हुआ था, इस समाज की जो जकड़नें थी, उन जकड़नों में जो हिस्सेदारी कैसे होगी, गरीब तबके की हिस्सेदारी कैसी होगी, जो ऐसी जो जाति प्रथा रही है इस देश में, तो वो जातियां जो वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, उन्हें कैसे सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, यह उनके सामने बड़ा मूल प्रश्न था। इसलिए उनके ज़्यादातर लेखों में, ज़्यादातर लेखन में उनकी वैचारिकता के साथ साथ राजनीतिक और भविष्य दृष्टि जो थी, भविष्य दर्शिता, वो दिखाई देती है। उनके लेख जो है, जैसा अभी कह रहे थे शिवदयाल जी कि कैसा भविष्य का समाज होगा, उसकी वो परिकल्पना थी। तो उसी क्रम में वो बोल्शेविक क्रांति से जो प्रभावित हैं, इस देखिए आप जो है उनके यहाँ, जैसा मणि जी ने भी कहा कि कम्युनिस्ट या मार्क्सवाद कहिए और समाजवाद दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे, जुड़े हुए रहे। ये हुआ क्या था कि जयप्रकाश नारायण जी से इनके जो है बहुत अच्छे संबंध थे, बेनीपुरी जी के बहुत अच्छे संबंध थे और पहले बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन लोगों ने बना रखी थी, लेकिन फिर ये हुआ कि इसको अखिल भारतीय बनाया जाए। तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ मिलकर के अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी बनाई और बाकायदे इसका घोषणा पत्र तैयार किया। इसकी भविष्य दृष्टि क्या होगी तैयार किया। बाद में लोहिया और नरेंद्र जी तमाम लोग उस पार्टी से जुड़ते हैं और बड़ी पार्टी के रूप में सामने, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया। नहीं, मेरी जो आशय था पूछने मैं का, सिर्फ ये कहता निरंतरता के बारे में बात करता था, जो वो क्योंकि अगर निरंतरता नहीं रहती तो इतनी किताबों की रचना नहीं कर पाते। गए हैं अपने लेखन के माध्यम से, अगर हम लेखन की ही बात करें तो उस नींव में जो रख के रह गए राजनीतिक चेतना। लेखक जो है सिर्फ ये नहीं होता है कि उसने कथा कहानी कविता लिख भर दी, उसकी एक राजनीतिक चेतना, समाज के प्रति प्रतिबद्धता जो होती है वह कैसी है और होनी चाहिए, ये एक दृष्टि की बहुत बात है जो रामवृक्ष बेनीपुरी के यहाँ दिखती है। और वो नींव में वह है, रामवृक्ष बेनीपुरी जैसे लेखक हैं हमारे हिंदी के, जिनको पीढ़ियां आगे बढ़ा रही हैं विभिन्न तरीकों से। और ये अलग बात है कि वो वैचारिक
टकराव होते हैं, नए तरह की चीज़ें पुनर्रचित होती हैं, सृजित होती हैं। धन्यवाद। तो देखा जैसे आपने कि राम वृक्ष बेनीपुरी हमारे वैसे लेखक हैं जो नींव में रहकर भी लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही बुलंद होगी। राम वृक्ष बेनीपुरी इतने महान रचनाकार थे, उन्होंने अपने इतने अल्पायु में इतनी सारी किताबों की रचना की, इतने विविध मंचों पर वो कार्यरत रहे और इस तरह से समाज को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे कि वो हमारे लिए आज भी प्रेरक बने हुए हैं। हम इसी के साथ अपने अतिथियों का और आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।